हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम बात करेंगे एमपी जुडिशरी एग्ज़ामिनेशन की। तो प्री एग्ज़ामिनेशन जो है आपका मार्च में हो गया है और अभी तक रिज़ल्ट अवेटेड है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिर जब ये टाइम लैग जो है कोरोना की वजह से आप लोग को जो ये टाइम इतना सारा मिला है, तो उसको कैसे उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए आगे आप मेंस की तैयारी में जुट सकते हो। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एमपी जुडिशरी का, वो माना जा रहा है बेस्ड ऑन द टफनेस। और इस बार का पेपर थोड़ा टफ था और थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था, तो उसके हिसाब से 115 से 117 मार्क्स का कट ऑफ, मतलब 113 ऑनवर्ड्स, 113 से 117 का जो ये बैंड बनता है, वहाँ पे आप सेफ़ माने जा रहे हो और आप एमपी मेंस की तैयारी में जुट सकते हो। क्योंकि बहुत ही इलैबोरेटिव पेपर है। अगेन इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और आपके पास चॉइस नहीं होता है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। तो बहुत थॉरो स्टडी करने की ज़रूरत है। तो इसमें आपके एमपी मेंस में 4 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिविल प्रोसीड्योर्स से रिलेटेड पेपर होता है, सिविल पेपर होता है। पेपर 2 जो होता है वो आर्टिकल राइटिंग पेपर होता है। पेपर 3 आपका एविडेंस और प्रोसीड्योरल लॉज, जिसमें कि एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट एंड एमपी लैंड रेवेन्यू कोड भी शामिल है। और पेपर 4 आपका जजमेंट राइटिंग पेपर होता है। तो टारगेट फॉर आईक्यू आपका पेपर 1 और पेपर 3 की तैयारी करवा रहा है। अभी बैच शुरू हो चुका है एमपी जुडिशरी की, और उसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दिया जा रहा है। आंसर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं विथ ऑडियो लेक्चर्स। आप देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, टीपीए, एसआरए, लिमिटेशन एक्ट, ये आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है पेपर 1 में। एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, एनआई एक्ट, इन सारे सब्जेक्ट से आपके 8 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं। तो किस तरीके से आपको वो आंसर को लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना ज़्यादा लिखना है, कितना कम लिखना है, कितना टू द पॉइंट लिखना है, क्या चीज़ इंक्लूड करना है, क्या चीज़ एक्सक्लूड करना है, ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप स्टॉपल का आंसर लिख रहे हो और उसमें पिकर्ड वर्सेस सीयर्स का केस नहीं डाला, तो फिर वो आंसर अधूरा हो जाता है। बात करें अगर डाइंग डिक्लेरेशन की, अगर आप डाइंग डिक्लेरेशन लिख रहे हो तो पकाला नारायण स्वामी का केस इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। तो ये सब कुछ एक पॉइंट है जिसको आपको कवर करते हुए अपने आंसर को उस हिसाब से बनाना है। जब आप एनआई एक्ट का कर रहे हो क्वेश्चन, तो उसमें 143A, 148 अपील के टाइम पे वो इंटरिम कंपनसेशन का क्या स्कीम है। 143A में इंटरिम कॉम्पनसेशन विथ रिलेशन टू द ट्रायल ऑफ द सूट, उसकी प्रॉस्पेक्टिव एक की है कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, दूसरी की है कि प्रॉस्पेक्टिव एप्लीकेशन है। आखिर इसका क्या रीज़न है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा है कि प्रीलिम्स के टाइम पे काफ़ी जो है सिलेबस और पैटर्न जो है एमपी ने चेंज किया है। तो मेंस एग्जामिनेशन में भी अगर थोड़ा हट के क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आपको एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग की बहुत आवश्यकता है। और इसीलिए ये अप्रोप्रिएट टाइम है जब आप स्टार्ट कर सकते हो विथ टारगेट फॉर आईक्यू। अगर आप देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग करवा रहे हैं। फॉर योर रेफरेंस, आप आज हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन को, जिसको आप देख सकते हो कि वो किस तरीके से डील किया गया है। डेमो के लिए मैंने दिया है आपको मीन प्रॉफिट के बारे में। ये क्वेश्चन सीपीसी का है। सेक्शन 2 क्लॉज 12 में आपके डिफाइंड है कि मीन प्रॉफिट किसको कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से प्रोवाइडेड है आपका आंसर्स। एमपी मेंस का जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, तो उसमें किस तरह से आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं विथ ऑडियो लेक्चर। तो ये मीन प्रॉफिट का देखिए, इंट्रोडक्शन पहले लिखना है। किसी भी आंसर को लिखने से पहले उसका फॉर्मेट बहुत ही एसेंशियल है, और टू द पॉइंट आंसर लिखना है। क्योंकि आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 8 मार्क्स के हिसाब से क्या कंटेंट देना है, क्या कंटेंट नहीं देना है, क्या एक्सक्लूड करना है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन देखिए, राइट टू पोजेशन इज़ अ सेक्रेड राइट गारंटीड टू ऑल लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। ठीक है, एक पहला इंट्रोडक्टरी लाइन हो गया। When a person is deprived of his possession, he is not only entitled to recover possession but also damages for wrongful possession by another. तो मीन प्रॉफिट का मतलब ऐसा ये लिखा हुआ है, इसमें ऐसे बताया कि एक पर्सन जो है, अगर वो उसके पोजेशन को वो लूज़ करता है
अनलॉफुल कोई आदमी आ जाता है और उसको पोजेशन उसका हथियार लेता है, पोजेशन उसके हाथ में चली जाती है, तो जो रॉन्गफुल पोजेसर है वो जो राइटफुल ओनर है उसको रिकवर पोजेशन तो देगा ही, बल्कि और भी डैमेज जो रॉन्गफुल पोजेसर ने एंजॉय किया है उस टाइम पे वो भी रिकवर करना पड़ेगा उसको। तो इसका मीनिंग देखिए दिया है, मैंने किया कि मीन का मतलब बताया। द टर्म मीन मीन्स इंटरमीडिएट और इंटरवीनिंग। तो प्रॉफिट जो कि इंटरमीडिएट पीरियड में जो उस समय पे अर्न किया हुआ है जब अनलॉफुल पोजेसर डिफेंडेंट के बाद पोजेसन है और वो अनलॉफुल पोजेशन है, ठीक है, तो उसको हम मीन प्रॉफिट कहते हैं। इसमें लॉ पॉइंट क्या है, डेफिनेशन कहाँ पे आपका दिया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 12 में मीन प्रॉफिट का। अब इसमें देखिए किस तरीके से डिवाइड किया गया है सेक्शन को। जो भी प्रॉफिट अर्न किया गया है इन अनलॉफुल पोजेशन या फिर कर सकते हैं, विच दे हैव अर्नड और विच दे कुड हैव अर्नड विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस, दोनों को ही असर्टेन किया जाता है इन ऑर्डर टू कंप्यूट द प्रॉफिट। उसके बाद है डज नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स अर्नड ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स, कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर वो करते हैं उस प्रेमाइसेस में कुछ और इम्प्रूव करते हैं रॉन्गफुल पोजेसर, तो वो इंक्लूड नहीं होगा आपके प्रॉफिट में, ठीक है। रॉन्गफुल पोजेसर वुड हैव टू अकाउंट फॉर इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट भी उसको देना पड़ता है रॉन्गफुल पोजेसर को। अब देखिए इसमें लिखा है कि कौन कौन आदमी के अगेंस्ट ऐसे, मतलब देर इज़ नो फिक्स्ड फॉर्मूला, बट जनरली किस तरह के आदमी के अगेंस्ट जो है मीन प्रॉफिट क्लेम किया जा सकता है। ट्रेसपासर, डिक्री ऑफ पोजेशन अगर उसके फेवर में पास है और वो तभी भी अगर पोजेसन लिया हुआ है अनलॉफुल तो उसके कॉन्टेक्स्ट में, या फिर मॉर्टगेजर इन पोजेशन है और फोरक्लोजर का आपका डिक्री पास कर दिया जा चुका है और तब भी वो पोजेशन में है, तो उस केस में मॉर्टगेजी इन पोजेशन है, अगर डिक्री ऑफ रिडेम्पशन पास कर दिया जा चुका है तो उस कंडीशन में, या टेनेंट होल्डिंग ओवर। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी दिया हुआ है। टेनेंट होल्डिंग ओवर क्या होता है, तो उनको नोटिस सर्व करने के बाद भी उन्होंने अगर क्विट नहीं किया है तो वैसे कंडीशन में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और उनको मीन प्रॉफिट देना पड़ेगा। अब देखिए डिक्री ऑफ मीन प्रॉफिट किस तरह का है, तो ये ऑर्डर 20 रूल 12 में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए कोई रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट फाइल करता है तो कोर्ट या तो सीधे सीधे डिक्री पास कर सकती है रिकवरी ऑफ पोजेशन का या मीन प्रॉफिट का, या फिर अगर वहाँ पे अमाउंट जो है जो मीन प्रॉफिट है अगर उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सका तो वो इंक्वायरी में भी सेंड कर सकती है। और जब अगर इंक्वायरी में सेंड करेगी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कि मीन प्रॉफिट क्या हुआ, एक्चुअल मीन प्रॉफिट, तो उसको हम बोलेंगे पहले हो गया वो प्रिलिमिनरी डिक्री जो इंक्वायरी का हुआ, और लेटर जब अमाउंट फिक्स हो जाएगा बाय वे ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री तो उसको फाइनल डिक्री कहेंगे। अब देखिए कंक्लूजन, by providing a remedy to obtain mean profit, CPC upholds the right of the owner of property against its unlawful possession and use। कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखना है, वही बात लिखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका दो साइड में हो गया मीन प्रॉफिट का। अब देखते हैं एक इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि ए ने बी को मारा है, उसका ट्रायल चल रहा है। ए ने पुलिस ऑफिसर को बोला है कि आई हैव बरीड द नाइफ विथ विच आई कमिटेड द मर्डर ऑफ बी, ठीक है। उसने बोला कि वो नाइफ से मारा है और नाइफ को जो है आई हैव बरीड द नाइफ, नाइफ को उसने कहीं छुपाया है और कहाँ छुपाया है, और लिखा है कि विथ विच आई कमिटेड द मर्डर ऑफ बी, और वो प्लेस भी बताता है कि कहाँ छुपाया है, नाइफ वहाँ से मिल जाता है। तो अभी इसमें क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है कि वेदर द स्टेटमेंट विथ विच आई कमिटेड द मर्डर ऑफ बी इज़ एडमिसिबल और नॉट। 2017 का आपका क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए अंडर सेक्शन 27 दो तरह का स्टेटमेंट होता है, ठीक है। 27 जो है एक प्रोविज़ो है सेक्शन 25 और सेक्शन 26 का। तो 25 में अगर पुलिस के कस्टडी के अंदर कोई भी तरह का जो है स्टेटमेंट दिया गया है उसको वैलिड नहीं माना जाता है, और 26 के अंदर आपका दिया हुआ है कि मैजिस्ट्रेट के पास ही कन्फेशन स्टेटमेंट दिया जाना चाहिए। तो पुलिस के सामने जो भी कस्टडी में दिया गया स्टेटमेंट को नहीं माना जाता है। लेकिन 27 में क्या दिया हुआ है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिससे डिस्कवरी हो, अगर वो पुलिस कस्टडी में भी दिया गया हो तो वो डिस्कवरी जो है वो मान्य माना जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये चीज़ जो है रूमी बोरा दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ असम में भी इस बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसमें फिर मैंने लिखा इन द क्वेश्चन आस्क्ड देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट, आई हैव बरीड द नाइफ एंड लेटर ऑन शोड द प्लेस from where the knife was recovered. It would be admissible as per section 27 of the act,
बट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस स्टेटिंग विथ विच आई कमिटेड द मर्डर, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, विथ विच आई कमिटेड द मर्डर ऑफ बी, ये जो है ये इनएडमिसिबल हो जाएगा। इट इज़ इनएडमिसिबल एज पर द बार ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो अगर आपको ये जो है अच्छा लगा हो, इस तरह का आपका सारा क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन कराया गया है, जो प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है या फिर जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़ा हट के भी हैं, उसको भी हमने कवर करने की कोशिश की है। हर एक सब्जेक्ट वाइज कराने की कोशिश की गई है। तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इफ़ यू लाइक आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स पे कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। आप नंबर 750011000314 पे क्वेरी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं ये मेंस का पेड ग्रुप का क्या सारे ऑप्शंस हैं।